गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो त्रिकोणमिति है उसके बेसिक के बारे में बात की है। आज हम थोड़ा सा फलन का बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं उनको कैसे डिफाइंड करेंगे और जो अपने पास उनका मान है, प्रांत है, परिसर है, उनकी बात करेंगे और उनके बाद उनके सूत्रों को देखेंगे और उसके बाद हम उन्हें आगे हल करेंगे उनके क्वेश्चन को। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फलन की। तो फलन से पहले हमको कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे सबसे पहले है समुच्चय। समुच्चय के बारे में बात करें, समुच्चय या सेट। तो सेट की बात करें तो समुच्चय जो होता है वो अपने पास क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वही अपने पास क्या होता है, सेट होता है। सुपरिभाषित का अर्थ होता है अपने पास एक ऐसा नियम है जिससे हमें यह पता लगता है कि कोई वस्तु इस समुच्चय में है अथवा नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो आप बोलोगे कि इसमें 1, 2, 3 और 4 शामिल होंगे। इसमें हमारे पास निश्चित है कि ये 4 संख्या ही शामिल होगी। जब मैंने बोला कि हमारे पास क्या है 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या वो क्या होगी, 1 होगी, 2, 3 और 4, केवल यही हो सकते हैं, इसके अलावा और नहीं होगी। इससे हमें पता चलता है कि केवल ये जो 4 जो अवयव है यही इसके अंदर आएंगे, दूसरे कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं आ सकते। अगर मैं आपको ये कह दूं कि विश्व के 10 महान व्यक्तियों का समुच्चय, तो महान है उसके लिए कोई नियम नहीं है। हो सकता है किसी की नज़रों में कोई महान हो, किसी की नज़रों में कोई और व्यक्ति महान हो, तो इसके लिए हम कुछ निश्चित नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति महान है या नहीं है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित नहीं कह सकते। सुपरिभाषित वही होगा जिससे हमें पता चले कि वो अवयव अपने पास उसमें है या नहीं है। ये अपने पास क्या होता है, समुच्चय। समुच्चय को सदैव हम मझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं और समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के मध्य हमेशा कोमा का चिन्ह उपयोग में लिया जाता है और समुच्चय को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ें हमने 11th में अच्छी तरीके से पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो समुच्चयों का क्रमित गुणन। अब क्रमित गुणन क्या होता है, हमारे पास माना कि 2 एरिक समुच्चय हैं, 2 एरिक समुच्चय हैं। एक मान लिया ए है, इसमें 1, 2, 3 अपने पास एलिमेंट हैं और एक समुच्चय अपने पास बी है, उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब मेरे को ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी है, उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, जो अपने पास क्रमित गुणन है समुच्चय ए और समुच्चय बी का, उसको हम क्रॉस द्वारा दिखाएंगे। बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्रमित जो गुणन है उसमें पहला अवयव सदैव हमारे पास किसका होगा, ए का या पहले समुच्चय का, और दूसरा अवयव किसका होगा, दूसरे समुच्चय का। और इसमें हमेशा ही क्या बनते हैं, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म को किसके द्वारा दिखाया जाता है, छोटे ब्रैकेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है और बीच में किसका चिन्ह होगा, कोमा का चिन्ह। यहाँ किसका अवयव आएगा, ए का, और यहाँ किसका अवयव आएगा, समुच्चय बी का। तो अब देखो ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें एक अवयव लो, कोई भी एक है, एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, ए, 1, बी, यहाँ भी कोमा का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये पूरा एक अवयव है इसके लिए, ठीक है। फिर 2, ए, 2, बी, और यहाँ आएगा 3, ए और 3, बी। ये अपने पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। ये अपने पास क्या है, ए क्रॉस बी है। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। तो क्रमित गुणन जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो प्रत्येक अवयव होता है क्रमित गुणन का, वो हमारे पास क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। और क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय का और दूसरा अवयव किसका होता है, दूसरे समुच्चय का होता है, ठीक है। अब देखो क्रमित युग्म है, इससे हम बात करें कि ये देखो अपने पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी। यहाँ से हम संबंध को क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास है संबंध या रिलेशन, ठीक है। संबंध की हम बात करें, मान लिया कि हमारे पास ए व बी 2 एरिक समुच्चय हैं,
अरिक्त समुच्चय या सेट हैं, अरिक्त समुच्चय है, तब जो संबंध होता है वो अपने पास क्या होता है, अगर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय या सबसेट उपसमुच्चय आर है, वो अपने पास क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अगर आर है वो सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का, तो आर हमारे पास क्या होता है, एक संबंध होता है। अगर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय अपने पास क्या कहलाता है, संबंध आर कहलाता है। ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय अपने पास क्या कहलाता है, संबंध आर कहलाता है। तो आर जो है वो क्या होगा, अपने पास सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। यहाँ हम बात करें तो जो आर है, जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ जो 1 कोमा ए या 1 कोमा बी, ये अपने पास क्या होगा, एक संबंध हो गया। ये क्या है, अपने पास एक संबंध है। ये भी एक संबंध हो सकता है, 1 कोमा ए, ये भी एक संबंध हो सकता है। R3 1 कोमा बी, ये भी एक संबंध हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चलो कितने संबंध बन सकते हैं। देखो यहाँ कितना हो गया, R1 R2 R3 R4 ये हो सकता है 2A, ठीक है, ये भी हो सकता है R5 2A 2B, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब बात ये है कि ये हमारे पास जो संबंध है वो कितने बनाए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि संबंध जो होता है वो कर्मित युग्म का क्या होता है, सबसेट होता है। और कर्मित युग्म है उसमें जो प्रत्येक अवयव है ये अपने पास कितने अवयव है इस सेट के अंदर, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसके अंदर 6 अपने पास अवयव है तो इसके कुल सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो ये अपने पास कुल इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। इसके कुल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 6। अब अगर हम यहाँ बात करें कि इसके आर के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आर के सबसेट बन सकते हैं यहाँ, अब सॉरी, कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, तो यहाँ कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं, 2 की पावर 6 2 की पावर 6 संबंध जो है वो परिभाषित अपने पास हो सकते हैं। उनमें से एक रिक्त संबंध अपने पास होगा और एक रिक्त संबंध को घटाने पर अपने पास अरिक्त संबंधों की जो संख्या है, अरिक्त संबंधों की जो संख्या है, संबंधों की संख्या जो है वो अपने पास क्या होगी, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1, ये अपने पास अरिक्त समुच्चयों की संख्या होगी। अब मान लो कि हमारे पास समुच्चय ए में अपने पास m अवयव थे और समुच्चय बी में अपने पास n अवयव थे, समुच्चय बी में अपने पास n अवयव थे। तो हमारे पास इन दोनों समुच्चयों के जो कर्मित युग्म हैं वो क्या होगा, उसमें कितने अवयव होंगे, उसमें अवयव होंगे m गुणा n अवयव होंगे। तो यहाँ से जो अपने पास परिभाषित अरिक्त समुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी होगी, अपने पास 2 की पावर mn माइनस 1, ये अपने पास क्या होगी, अरिक्त समुच्चयों की अरिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, 2 की पावर mn माइनस 1, ये अपने पास क्या है, अरिक्त संबंधों की संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो संबंध है वो अपने पास किस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फलन बनेगा। तो देखो बात करते हैं फलन की। तो देखो फलन है अपने पास, माना कि कोई दो समुच्चय हैं, एक है समुच्चय ए व एक है समुच्चय बी, दोनों ही क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। दो सेट है ए और बी, ए और बी दो सेट है। तब कोई प्रतिचित्रण मैंने माना f है वो ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण है वो फलन कहलाता है। ए से बी में परिभाषित प्रतिचित्रण फलन कहलाता है यदि ये दो शर्तों की
पालना करता है। पहली शर्त ये है कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो संबंधित होना चाहिए किससे, बी से। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्येक, ए का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात है या शर्त नंबर जो 2 है वो है कि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। देखो, माना ए और बी दो ऐरिक समुच्चय हैं, कोई प्रतिचित्रण f है वो फलन कहलाता है। कब फलन कहलाता है, जब वो 2 शर्तों की पालना करे। पहली शर्त है कि ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ए का प्रत्येक अवयव है वो बी में अपनी अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अगर कोई संबंध इन दोनों कंडीशन की पालना करता है तो वो संबंध अपने पास क्या होगा, फलन होगा। अगर कोई संबंध अपने पास इन दोनों कंडीशन की पालना करता है तो वो अपने पास क्या होगा, एक फलन होता है। तो हमने देखा कि ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए और ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सा फलन है और कौन सा फलन है नहीं है। जैसे देखो 1 2 3 4 और इधर अपने पास है ए बी सी और डी। एक ही है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सी से रिलेटेड है, ये डी से, और ये मान लो ई से रिलेटेड है। ठीक है, ये मान लिया ई से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि यहाँ इसमें कौन सा फलन है और कौन सा फलन है नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, पहले इसको छोड़ दो, एक बार इसकी बात करें। तो यहाँ देखो अपने पास ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ भी ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए बी से। यहाँ देखो क्या ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है, यहाँ पर जो 4 है वो किसी से भी संबंधित नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 की कोई भी इमेज नहीं है या 4 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब बी है और 3 का प्रतिबिंब सी है, लेकिन यहाँ पर 4 का प्रतिबिंब कोई भी नहीं है। तो क्या ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है, तो यहाँ ए का प्रत्येक अवयव संबंधित नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती है, तो ये अपने पास फलन नहीं है, यह है केवल एक संबंध है, ये कोई फलन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसमें हम देखेंगे, तो इसमें देखो क्या इसमें प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ है। यहाँ 3 और 4 2 अवयव है, ये दोनों अवयव ही संबंधित अपने पास इससे नहीं है। तो पहली कंडीशन यहाँ फेल हो जाती है कि ए का प्रत्येक अवयव नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका अर्थ
अर्थ ये हो गया कि अपने पास फलन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। बताओ यहाँ एक है, उसकी कितनी इमेज है बी के अंदर? इसकी बी में इमेज है, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं फलन का मान एक पर ज्ञात करूँगा तो एक बार तो मेरे पास मान ए आएगा और दोबारा एक पर मान ज्ञात करूँगा तो मेरे पास एक बार मान इसका आएगा बी। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास एक पर मान कितना है, ए आया या बी आया? हर बार फिक्स नहीं है, तो ये अपने पास फलन नहीं है। अगर हमारे पास फलन होगा तो इस ए के प्रत्येक अवयव की बी में क्या होगी, अद्वितीय इमेज होगी। यहाँ पर बी की जो एक है, एक की अद्वितीय इमेज नहीं है। यहाँ पर एक की कितनी इमेज है, 2 इमेज है, ए और बी। ठीक है, तो ये भी अपने पास फलन है, नहीं होगा। इसकी हम बात करें कि क्या ये फलन है। यहाँ देखो ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है तो पहली कंडीशन यहाँ लागू होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन की बात करें हम कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ देखो जो एक है उसकी कितनी इमेज है अपने पास, 2 इमेज है। एक तो एक की इमेज है ए और एक की इमेज है बी। ठीक है, यहाँ कितनी इमेज है, 2 इमेज है। तो ये अपने पास फलन है, नहीं होगा। ये अपने पास फलन है, नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और देखो, जैसे 5 नंबर है अपने पास, 1 2 3 4 और यहाँ अपने पास है ए बी सी। ये इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है, ये सी से संबंधित है, डी से संबंधित है। क्या ये फलन होगा? तो इसकी हम बात करें तो यहाँ ये ए है, ये क्या है, बी है। यहाँ ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है, यहाँ ए का प्रत्येक अवयव संबंधित है, पहली कंडीशन लागू होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। यहाँ देखिए एक जो है ये किससे संबंधित है, ए से। एक है ये केवल ए से संबंधित है, इसकी इमेज केवल और केवल ए ही है। 2 है उसकी इमेज भी कितनी है, ए है। ए के प्रत्येक अवयव की बी में क्या होनी चाहिए, अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। बी के अवयव की ए में पूर्व इमेज कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ ये अपने पास क्या होगा, फलन है, होगा। क्योंकि एक है इसकी इमेज केवल ए है और यहाँ जो 2 है इसकी इमेज भी अपने पास कितनी है, ए ही है। तो अपने पास ये क्या होगा, एक फलन होगा। जबकि ये बाकी जो मैंने बनाई है ये फलन नहीं है। और ये भी अपने पास फलन होगा क्योंकि ये प्रत्येक कंडीशन के अंदर ए का प्रत्येक अवयव जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसमें 2 हैं, इसकी इमेज कितनी है, बी है। और 3 है, उसकी इमेज कितनी है अपने पास, बी है। यानी 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज भी कितनी है, बी है। इनकी दोनों की इमेज ही अपने पास क्या है, अद्वितीय है। दोनों अपने पास के क्या होते हैं, अलग अलग अवयव से। या 2 है उसकी 2 इमेज नहीं है, इसमें केवल और केवल कितनी इमेज है, एक इमेज है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास क्या है, ए के प्रत्येक अवयव की अगर बी में अद्वितीय इमेज हो तो अपने पास वो क्या होता है, फलन होता है। तो यहाँ ये अपने पास फलन है। बाकी जो मैंने बनाई है ये 3 सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये अपने पास फलन है, नहीं है। ठीक है।